पीओ, क्लर्क, स्केल 2 और स्केल 3 इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको हिंदी प्रोवाइड कराते हैं। हमारा एक पेड कोर्स भी चल रहा है। ये जो वीडियो आज आप देखने जा रहे हैं वो हमारे पेड कोर्स का ही एक हिस्सा है, जहां पे आपको दिख जाएगा कि हम आपको कितना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी बात है कि आपको पेड कोर्स में वैसे क्या क्या मिलता है, कि इसमें हम आपको 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, जिसके 1000 क्वेश्चन आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मिलेंगे और 500 क्वेश्चंस आपको लाइव सॉल्यूशन के थ्रू मिलेंगे और साथ ही लाइव क्लासेस का जो एक्सेस है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही आप इसका जो प्राइस है वो कितना रहने वाला है, वो केवल और केवल 300 रुपीज़ रहने वाला है। स्केल 2 और स्केल 3, इवन पीओ और क्लर्क सभी के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट है ये। आप इस नंबर पे हमें यूपीआई कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमें भेज दीजिए और टेलीग्राम की प्रोफाइल भी हमें इसी नंबर पर भेज दीजिए। आपको स्पीड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल पेड कोर्स। तो आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का, और पहले पार्ट में हम करने वाले हैं पहले सेट से लेके 5वें सेट तक के प्रश्न। इस वीडियो में आप खुद देखेंगे, जिन लोगों ने भी पहले मेंस दिया हुआ है हिंदी का, कि उसमें गद्यांश के जो प्रश्न हैं वो ठीक इसी प्रकार के आते हैं। जहाँ पे अभी तक हमने, चाहे वो किसी भी का भी आपने मॉक टेस्ट पढ़ा हो या फिर किसी के भी आपने क्लासेस देख रखी हो, वहाँ पर यही एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्ज़ाम से बिल्कुल कंपैरिजन कराकर देखा जाए तो आपको बिल्कुल भी लेवल प्रदान नहीं कर पाता है। लेकिन आज जब आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हूबहू उसी मानसिकता के, उसी विचार के प्रश्न हैं जैसा एग्ज़ाम सेटर आपके एग्ज़ाम में सेट करता है। तो चलिए हम बिना किसी देर किए हुए इन प्रश्नों को शुरू कर लेते हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम के अंदर इन प्रश्नों को प्रोसीड करना है, इन प्रश्नों को लेकर चलना है। शुरुआत करते हैं हम सेट 1 की। तो देखिए, सबसे पहला काम जो आपका है वो ये है कि सबसे पहले आपको गद्यांश पूर्णतः पढ़ लेना है। उनके प्रश्नों की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं भागना। सबसे पहले गद्यांश को पूर्णतः पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके प्रश्नों की तरफ जाइए। मैक्स टू मैक्स अगर आपको लगेगा तो 3 से 4 मिनट सिर्फ लगेगा गद्यांश को पढ़ने में, उसके बाद उसके आंसर्स को देने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो अगर ओवरऑल एक टाइम देखो तो 6 से 7 मिनट में आप इजीली इसके 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन जितने भी अगर आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं तो वो आप इजीली कर लोगे। मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम में जो ये गद्यांश है वो जितनी मैंने लेंथ ली हुई है इतनी ही लेंथ के आते हैं। तो लगभग 2 से ढाई मिनट आपको लगेगा पढ़ने के लिए और 2.5 से 3 मिनट लगेगा आपको आंसर करने के। तो 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं ईजिली। और एग्ज़ाम के अंदर देखा जाए तो ये 2 गद्यांश आपके आते हैं। एक बड़ा गद्यांश होता है जिसमें लगभग 8 से 10 प्रश्न होते हैं, और दूसरा गद्यांश पहले के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, लेकिन हमेशा याद रखिए वो टफ होता है। और साथ ही उसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कम होगी, 5 से 6 या 7 इस तरह से वो डिवाइड करके रखते हैं। तो दोनों गद्यांश का जो वेटेज होता है मिला के वो लगभग 15 नंबर का आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। तो सबसे पहला काम हम अपने गद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नों पर जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या हमारा जो गद्यांश है उसके प्रश्नों को हम डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं, या फिर वहाँ पे जिस तरीके से हमें एग्ज़ाम में लेखक की मानसिकता के आधार पर उत्तर देने होते हैं, यहाँ भी आपको वही करते हुए देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि साग मीट बनाना क्या मुश्किल काम है। आज शाम खाना यहीं खा कर जाओ, मैं तुम्हारे सामने बनवाऊंगी। सीख भी लेना और खा भी लेना, रुकोगी ना। इन्हें साग मीट बहुत पसंद है, जब कभी दोस्तों का खाना करते हैं तो साग मीट जरूर बनवाते हैं। हाय, साग मीट तो जग्गा बनाता था, वह होता तो मैं उससे साग मीट बनवा कर तुम्हें खिलाती। उसके हाथ में बड़ा रस था, वह उसमें घी डालता, लहसुन डालता, जाने क्या क्या डालता, बड़े शौक से बनाता था। मेरे तो 3-3 डिब्बे घी के महीने में निकल जाते हैं। नौकरों के लिए डालडा रखा हुआ है, पर कौन जाने मुँहे हमें डालडा खिलाते हों और खुद अच्छा घी हड़प जाते हों। आज के ज़माने में किसी का इतबार नहीं किया जा सकता। मैं ताले तो नहीं लगा सकती, मुझसे ताले नहीं लगते। मैं कहती हूँ खाते हैं तो खाएं, कितना खा लेंगे। मुझसे अपनी जान नहीं संभाली जाती, अब ताले कौन लगाए। यह मथुरा 7 रोटियां सवेरे और 7 रोटियां गिनकर शाम को खाता है। बीच में इसे 2 बार चाय भी चाहिए।
और घर में जो मिठाई हो वह भी इसे दो। पर मैं कहती हूँ टिका हुआ तो है, आजकल किसी नौकर का भरोसा थोड़े है, किसी वक्त भी उठकर कह देते हैं मैं जा रहा हूँ। ये भी मुझे यही कहते हैं, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो भौंकेगा नहीं। 70 रुपये पर इसे रखा था, अब 100 लेता है। फिर भी इसके तेवर चढ़े रहते हैं। पर जग्गा बड़ा नेक आदमी था, बड़ा नमक हलाल। वह नौकर थोड़े ही था, वह तो घर का आदमी था। वह इन्हें मानता था, एक बार ये कुछ कह दें तो मजाल है वह पूरा ना करे। बड़ा वफादार था। ये भी तो नौकर को नौकर नहीं समझते, घर का आदमी समझते हैं। जब कभी 150 की उसे ज़रूरत होती तो झट से निकाल कर दे देते। कहीं कोई लिखत नहीं, कोई हिसाब नहीं। जग्गा बीवी ब्याह कर लाया तो 2 जोड़े और एक गर्म कोट सिलवा कर दिया। मैं इनसे कहूँ जी क्यों पैसे लुटाते हो, नौकर किसी के अपने नहीं होते। किसी को 5 रुपये कहीं से ज़्यादा मिल गए तो यह पीठ फेर लेगा। ये कहते तू अपना काम देख, पानी निकालने से कुआं खाली नहीं होते। यह हमें साग मीट खिलाता रहे, मुझसे जो मांगेगा दूंगा। इस जैसा बावर्ची तो शहर भर में नहीं होगा। मुझे वह दिन याद है जब जग्गे को लेकर आए थे। बाहर से ही आवाज़ लगाई, ले समित्रा तेरे लिए नौकर ले आया। तब भी ये मुझसे कहे इसे चाय के साथ खाने के लिए कुछ ज़रूर दे दिया कर, 1 मठरी ज़्यादा देने से तेरा नुकसान नहीं होगा। इसे घर से मुँह पड़ गया तो वर्षों तक तेरे साथ बना रहेगा, तेरा सारा काम कर दिया करेगा। और जग्गा भी ऐसा जैसे हिरन से जंगल पकड़ लाए, जैसे जंगल से हिरन पकड़ लाए हों। बड़ी बड़ी उसकी आंखें, हिरन की तरह हैरान सा दिखता रहता। वही बात हुई, जग्गे को मोह हो गया। पर यह छोटी उम्र में होता है। बड़े बड़े मुस्टंडे नौकर जो सड़कों पर घूमते हैं, इन्हें क्या मोह होगा। बच्चे कोमल होते हैं, जैसा सिखाओ सीख जाते हैं, जानवर सीख जाते हैं, तो ये क्यों ना सीखेंगे। इन्हें बस में करने के बड़े ढंग आते हैं। तुम्हें जैकी याद है ना? हाय तुम्हें जैकी भूल गया है? जैकी कुत्ता जिसे ये एक दोस्त के घर से उठा लाए थे, सभी को भोंकता फिरता था। पर इन्होंने उसे ऐसा हाथ में किया, इन्हीं के कदमों में चक्कर काटता फिरता था। उसे भी ऐसा ही मुँह पड़ा गया था इनके साथ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, दफ्तर से इनके लौटने का वक्त होता तो जैकी के कान खड़े हो जाते। बाहर सारा वक्त 10 मोटरें दौड़ती रहती, पर जिस वक्त इनकी मोटर आती तो इसे झट से पता चल जाता और भागकर बाहर पहुंच जाता। सीधा गेट पर जा पहुंचता। वहीं एक दिन अपनी ही गाड़ी के नीचे कुचल गया। यह मोह बहुत बुरी चीज़ है। ये कांटे कहाँ से बनवाए? बड़े खूबसूरत हैं। हीरे कितने के आए? सच्चे हैं ना? आजकल हर चीज़ को आग लगी हुई है। मैंने यह नाक की लौंग बनवाई, इतना छोटा सा हीरा इसमें लगा है, पर पूरे 700 खुल गए। अब तो मुझे पहनते भी डर लगता है। जब जग्गा था तो मेरी जेवरों की पिटारी भी बाहर पड़ी रहती थी। कभी 2 पैसे भी इधर उधर नहीं हुए। ऐसी भुलक्कड़ हूँ, कभी चैन गुसल खाने में रह जाती, कभी तिपाई पर रह जाती, जग्गा उठा कर दे देता। पर अब तो ऐसे नौकर आए हैं, हरे राम। मैंने सारे जेवर उठाकर बैंक में रख दिए हैं। मथुरा से पहले एक नौकर था, मनसा नाम का, ऊपर से बड़ा शरीफ, लगता उसके मुंह में जबान ही नहीं है। पर एक दिन मैं पिछवाड़े की तरफ से घर आ रही थी तो क्या देखती हूँ, मनसा छत पर खड़ा है और गली में खड़े आदमी को ऊपर से एक एक करके कपड़े फेंक रहा है। मुझे देखते ही दोनों चंपत हो गए। मनसा गली में कूद गया और वहीं से भाग गया। आजकल नौकर रखने का ज़माना नहीं है। मैं तो घर के बाहर भी जाऊं तो डर लगा रहता है कि पीछे नौकर कहीं घर की सफाई ही ना कर दे। जग्गा था तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होती थी। वह हाथ का बड़ा साफ था। तो गद्यांश आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने उस तरीके से भी आपको पढ़ के सुनाया है कि आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा। हर चीज़ आपको समझ में आई होगी गद्यांश में। इसी तरीके से आप भी अपने गद्यांश को पढ़ा करिए। मेरे साथ तो आप बोल के पढ़ेंगे ना गद्यांश हमेशा, तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन एग्ज़ाम में मन में बोलना, लेकिन वहाँ आप बोलना शुरू मत कर देना, नहीं तो पता लग रहा है कि आसपास वाले डिस्टर्ब हो जाए, आपको डिबार कर दिया जाए। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। गद्यांश के आधार पर वर्तमान में समित्रा के घर पर कितने नौकर रहते हैं? बताइए। 1 रहता है, 1 से अधिक रहते हैं, 2 रहते हैं, 4 रहते हैं, ज्ञात नहीं। तो सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो ये है कि आपको गद्यांश के आधार पे बताना है, अपने आधार से चीज़ों को नहीं सोचना है। इस गद्यांश की जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब जितना गद्यांश में दिया गया है सिर्फ उतना ही माना जाएगा कि आपको आता है और आपको पता है। अगर उसने कहा है कि कोई एक कहावत जैसे बोली जाए कि राम अच्छा लड़का है परंतु श्याम बुरा लड़का है, और बाद में आपको उन दोनों के बारे में, या फिर इस तरीके से कहा जाए जैसे रावण के बारे में तो आपको पता है,
लेकिन गद्यांश में रावण के बारे में अगर कहा जाए कि रावण बड़ा विद्वानी व्यक्ति था, और वहाँ पे फिर वो आपसे प्रश्न में पूछे कि रावण के चरित्र का वर्णन कीजिए, और वहाँ पे उसने उसके चरित्र में कोई नेगेटिव बात कह दी, तो आप उस नेगेटिव बात को सही नहीं मानेंगे। मेरे कहने का आप आशय समझ गए होंगे कि जितना गद्यांश में जानकारी दी जाए, हम सिर्फ उसके आधार पर अपने उत्तरों का चयन करते हैं। अब सबसे पहली चीज़, गद्यांश के आधार पर वर्तमान में, यानी कि इन करंट सिचुएशन, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जग्गा भी चला ही गया था, वो होता तो बनाता। एक मनसा नाम का नौकर था, वो भी होता तो चला जाता। अभी कौन था इनके घर पे? मथुरा नाम का एक नौकर था जिसके बारे में बात की गई थी। कहाँ पर था ये था आपका, मुझसे अपनी जान नहीं सहा, यह मथुरा 7 रोटियां सवेरे और 7 रोटियां गिनकर शाम को खाता है। तो आपको समझ में आ रहा है एक नौकर तो है, लेकिन ये देखो नौकरों के लिए डालडा रखा हुआ है, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक का नाम लिया है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि घर के लिए हम लोग ये किया है और नौकरों के लिए ऐसा किया है। तो कुल मिला के ना तो आपको ये ज्ञान हो रहा है कि एक से ज़्यादा नौकर की बात करी जा रही है वर्तमान के आधार पर, एक नौकर की जानकारी हमें दी गई है, एक से ज़्यादा नौकर की जानकारी हमारे पास है नहीं, लेकिन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वाक्य है जिसके आधार पर ये आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि इनके यहाँ एक से ज़्यादा नौकर है या एक नौकर है। मथुरा की जानकारी दी है, लेकिन एक सेंटेंस ये भी तो है कि नौकरों के लिए डालडा रखा हुआ है। अब क्या पता एक से ज़्यादा नौकर हो, तभी वो कह रही है कि नौकरों के लिए डालडा रखा हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो जब आप इस चीज़ को कंसीडर करेंगे तो आप क्या आंसर कर पाएंगे? बताइए कि हमें भैया पता ही नहीं है कि वहाँ कितने नौकर रहते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं। अगला देखिए, जैकी के मृत्यु का कारण क्या था, या फिर जैकी की मृत्यु का कारण क्या था? उसकी मौत क्यों हुई? बीमारी के कारण हुई, सड़क पर मोटर द्वारा कुचले जाने से हुई, अपने मालिक की ही मोटर द्वारा कुचले जाने से हुई, या मोहवश हुई, अथवा ई, सी या डी? एक चीज़ तो आपको पता है कि अपने ही मालिक के मोटर द्वारा कुचले जाने से हुई, और दूसरा क्या कहा? बड़ी ही गंदी चीज़ है ये मोह, यानी कि मोहवश ही तो वहाँ पहुँच जाता था, अगर वहाँ नहीं पहुँचता तो अपनी गाड़ी से क्यों कुचला जाता? तो आपका दूसरा ये डी वाला भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, गद्यांश के आधार पर सत्य कथन को छाटिए। जग्गा को सागमीट बनाना आता था, जबकि सुमित्रा को सागमीट बनाना नहीं आता था। कहीं भी गद्यांश में क्या इस तरह की बात हुई कि सुमित्रा ने इस बात को कहा हो कि मुझे सागमीट बनाना नहीं आता? वो तो ये करिए, अगर जग्गा होता तो बहुत अच्छा बनाता, खा के जाना, अभी बनवाया जाएगा। लेकिन कहीं भी क्या ये बात हुई कि सुमित्रा को सागमीट बनाना नहीं आता था? ये तो ये वाली बात हो गई ना कि हो सकता है कि ना आया हो। जैसे सिलॉक्स में भी अगर आपको पॉसिबिलिटी हो तो क्या पॉसिबिलिटी को सच मान लेते हो? नहीं मानते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा पहला। फिर मनसा सड़क के दूसरी ओर खड़े अपने साथी नौकर को सुमित्रा के घर के कपड़े फेंक रहा था। कई बच्चे इसको सही कर देंगे, लेकिन एक शब्द देखो, अपने साथी नौकर को, लेकिन वहाँ क्या था? उसका साथी नौकर तो नहीं था। क्या लिखा हुआ है एक बार आप फिर से दिखा दूँ मैं आपको। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ कहीं लिखा होगा। हाँ, मथुरा से पहले एक नौकर था मनसा नाम का, ऊपर से बड़ा शरीफ। अब ये क्या है कि एक दिन मैं पिछवाड़े से आ रही तो क्या देखती हूँ, मनसा छत पर खड़ा है गली में खड़े आदमी को। अब वो उसका साथी नौकर है, कौन है ये आपको नहीं पता। तो जब आपको ये नहीं पता तो ये आप इसे सही नहीं मानेंगे। हमें छांटना क्या है? सत्य कथन। तीसरा देखो, जैकी कुत्ते को सुमित्रा के दोस्त के घर से लाया गया था। जैकी कुत्ते को सुमित्रा के दोस्त के घर से लाया गया था। बताइए क्या ऐसा था? नहीं सर, कई बच्चे यहाँ पे फंसेंगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ फंसेंगे। कैसे फंसेंगे? मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। आपने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या पढ़ा था? जिसे ये दोस्त के घर से उठा लाए थे। किसके? अपने तो दोस्त के घर से लाए होंगे, सुमित्रा के घर से तो नहीं लाए ना, जिसे ये दोस्त के घर से उठा लाए थे। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इनमें से कौन सा सत्य हुआ? कोई सा सत्य नहीं हुआ, तो सभी असत्य। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
बताओ, आपको समझ में आ रहा होगा ना प्रश्न कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें बिल्कुल सीधे साधे प्रश्न पूछे जा रहे हो कि मैं ये पूछूं कि उसके घर पे जो कुत्ता रहता था उसका क्या नाम था, आप तुरंत टिक कर रहे हो जैकी। नहीं, गद्यांश की समझ नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए, जग्गा के विषय में निम्न में से कौन से कथन अनुसरण करते हैं। अनुसरण करने का क्या मतलब हो गया, सत्य हैं। किसके विषय में, ध्यान रखना, जग्गा के विषय में, कुछ और नहीं। उसे वह अपने दोस्त के घर से लाए थे। देख लेते हैं, जहाँ जग्गा का निर्णय बात हुई है, जैकी को तो अपने दोस्त के घर से लाए थे, लेकिन जग्गा की कहाँ बात हुई है। जग्गा की जो बात हुई है लाने की, वो है जब जग्गे को लेके आए थे। कहाँ से लाए थे, क्या लाए थे, नहीं पता। तो जग्गा के बारे में यह बात सत्य नहीं होती। फिर जग्गा की तनख्वाह पहले 70 रुपये थी, जो अब बढ़कर 100 रुपये हो गई थी। बहुत अच्छे से ध्यान होगा, वो करंट उनके यहाँ जो नौकर है उसकी बात करी जा रही थी, मथुरा की बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जग्गा सागमीट बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण था। बिल्कुल ठीक है, जग्गा सागमीट बनाने में बहुत ही ज़्यादा निपुण था। इसी की बात कही जा रही थी कि उस जैसा कोई नहीं बनाता होगा वगैरह वगैरह, तो ये तो सही है। जग्गा ने सुमित्रा के घर आने के बाद शादी की थी। अब कई लोग यहाँ पे इसको सही कर देंगे, ये भी ठीक है कि वो सही है, लेकिन नाम क्या लिखा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी। उसका नाम क्या है, सुमित्रा। यहाँ क्या लिखा है, सुमित्रा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, और सभी सत्य हैं, ये हुआ नहीं। तो आपका क्या हो गया, सी आंसर हो गया इसमें, कंफर्म। नेक्स्ट चलिए, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो नहीं भौंकेगा। गद्यांश के आधार पर इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। गद्यांश के आधार पर देना है, क्यों कहा गया था, चलिए देखते हैं। सभी नौकरों की तुलना कुत्ते से की गई है। सभी नौकरों की तुलना कुत्ते से की गई है। कुत्ते के मुंह में हड्डी बने रहने पर वह किसी को काटता नहीं है। या जग्गा की तुलना कुत्ते से की है, जग्गा के बाद के नौकरों की तुलना कुत्ते से की है। बताइए, अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी अभी वॉइस आ रही तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। कि कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो नहीं भौंकेगा। अब ये देखो, ये किसके लिए कहा गया है, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो ये नहीं भौंकेगा। ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिखेगा ये देखिए, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो नहीं भौंकेगा। ये भी मुझे यही कहते हैं, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो नहीं भौंकेगा। अब ये बातें कब कही जा रही हैं, ये किस नौकर के लिए कही जा रही हैं, ये मथुरा के लिए कही जा रही हैं, ये मनसा के लिए कही गई हैं। लेकिन ये बात इस तरह की कोई भी उन्होंने जग्गा के लिए नहीं कही। जग्गा के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, वो क्या किया था, हिरन किया था। तो कुल मिला के जग्गा के बाद के नौकरों की तुलना कुत्ते से उसने कर दी है, यही है। अगला देखो, गद्यांश सुमित्रा, गद्यांश में जो सुमित्रा का स्वभाव है वो किस प्रकार का प्रकट होता है। इतनी सारी बातें कर रही है वो, ठीक है, तो उसका जो स्वभाव है वो आपको कैसा दिख रहा है। भोलापन, बिल्कुल भी नहीं। बड़बोलापन, ये दिख रहा है। ईर्ष्यालु, नहीं, ईर्ष्या तो किसी से नहीं कर रही ना वो। घमंडी, नहीं, किसी तरह का कोई घमंड नहीं है। BNC भी नहीं है, बड़बोलापन है, ठीक है, बड़बोलापन है, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है। अगला देखिए, गद्यांश के आधार पर वर्तमान में ज्ञात कार्यरत नौकर का नाम बताइए। मथुरा, मनसा, जग्गा, A and B या सभी वर्तमान में कार्यरत हैं। आपको पता है कि मनसा चला गया था, जग्गा भी नहीं था, तो बचता है केवल मथुरा। एक आध प्रश्न आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें आप टिक कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट देखिए, नमक हलाल का आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। नमक हलाल का बताइए। एक होता है, आपने सुना होगा, नमक हराम, यानी कि जो आपका ही नमक खाए और आपसे क्या करे, दुश्मनी रखे, विश्वासघात करे। नमक हलाल का वही विपरीत हो जाएगा नमक हराम। और आपसे विश्वासघात करे तो वो क्या होगा, अविश्वासी होगा। ये ठीक है। अगला देखिए, दफ्तर शब्द का समानार्थी बताइए। दफ्तर शब्द का समानार्थी बताइए। देखो, कार्य नहीं होगा, कार्यान्वय नहीं होगा, क्रियाशाला नहीं होगा। दो ऑप्शन है, कार्यशाला, कार्य करने की जगह। मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको टिक करना है।
मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करना है। इसका मतलब है जब यहाँ पे एक शब्द प्रयुक्त हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द की तरह कि कार्य करने की जगह, उसको हम कहते हैं कार्यशाला या दफ्तर। तो जब वहाँ दफ्तर लिखा है तो वहाँ भी आप कार्यशाला ही तो उसका समानार्थी लगाएंगे, उसको आप एक्सप्लेन क्यों करने लगेंगे। समझ आया। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के आधार पर हाथ का साफ होना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाथ का साफ होना स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा था ईमानदार। तो ये आपका पहला सेट हो गया। उम्मीद है आपको इसके जो प्रश्न हैं